हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच नाविक डीबी जीडी यांत्रिक फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 5 भारतीय तटरक्षक बल सेक्शन 1 के लिए, चाहे वो डीबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और नए पैटर्न के आधार पर जिस तरीके से आपका कोस्ट गार्ड का पेपर डिज़ाइन किया जाता है सेम उसी लेवल का है। अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाला है, 35 पेपर इसमें होने वाला है और इतना कर लीजिएगा। ये 5 नंबर प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। फुल मॉक टेस्ट जिस तरीके का एग्जाम में आता है 15 क्वेश्चन उसी तरीके से सेम डिज़ाइन किया गया है, तो कोई भी आपको चेंजमेंट नहीं मिलेगा और आपको एग्जाम में भी यही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी तक आपने 4 मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो आप मॉक टेस्ट वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपका साइंस का भी मॉक टेस्ट का प्लेलिस्ट बना है, उसमें भी 4 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिया, आज 5वां उसमें भी डिस्कस होगा, तो आप लोग वो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ जीके की। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सच में सपना ही है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यास पेपर सेट नंबर 5 सेक्शन 1 के लिए भारतीय तटरक्षक अभ्यास पेपर सेट 1 सेक्शन 1 45 मिनट आपका टाइम मिलता है। जो बच्चे नहीं जानते मैं बता दूँ, वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 60 क्वेश्चन होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़ते हैं जिनको पता नहीं रहता है कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिया है इफ़ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट ए सूटेबल रिवार्ड फॉर दिस। अगर आप अगर तुम मेरा ये क्या मानोगे, इंस्ट्रक्शन मानोगे, फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शन को, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, यू विल गेट सूटेबल रिवार्ड, तुमको एक सूटेबल रिवार्ड मिलेगा फॉर दिस, इसके लिए। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। और अब आपको ये कंडीशनल सेंटेंस का होता है। कंडीशनल के रिगार्डिंग अगर आपने कंडीशनल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है इफ़ यू विल गेट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट ए सूटेबल रिवार्ड फॉर दिस। तो इस पार्ट में कौन से पार्ट में गलती है आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ गलत हैं कुछ सही है, तो मैं बताता हूँ। आपका इसमें फर्स्ट पार्ट में गलती है। क्या है? फर्स्ट पार्ट रॉन्ग है। और इसमें क्या रॉन्ग है अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कोई भी बच्चा बता नहीं रहा तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि इस पार्ट में क्या गलती है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है ही हैंकर्स डैश डैश मनी, ही हैंकर्स डैश डैश मनी, ही हैंकर्स डैश डैश मनी। ऑप्शन ए में दिया है ओवर, बी में दिया है फॉर, ऑप्शन सी है आफ्टर और ऑप्शन डी है अबाउट। तो क्या होगा? तो देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट हैंकर्स के साथ वही बार बार आता है, हैंकर्स के साथ वही यूज़ किया जाता है। ही हैंकर्स आफ्टर मनी, क्या होगा? आफ्टर मनी। और हैंकर्स के साथ जब भी यूज़ किया जाता है आफ्टर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आफ्टर इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है इसमें कि आई हैव एन डैश डैश सिस्टर, आई हैव एन डैश डैश सिस्टर, एल्डर सिस्टर, ओल्डर सिस्टर, फादर या फिर ओल्डेस्ट। तो इसमें क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए ना ही ओल्डेस्ट होगा ना ही फादर होगा, अब एल्डर होगा कि ओल्डर होगा अब आपको बताना है। आई हैव एन डैश डैश क्या होगा, आई हैव एन डैश डैश क्या होगा, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। तो मैं बता देता हूँ आई हैव एन एल्डर सिस्टर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे एन आर्टिकल यूज़ किया गया है तो एल्डर नहीं भाई साहब, उस टाइप से तो ये भी हो जाता सही क्योंकि ओ आर्टिकल यहाँ पे है तो ये आर्टिकल फिल हो जाता, बट यहाँ पे एल्डर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन ईच ब्लैंक, फिल इन ईच ब्लैंक। यहाँ पे दिया याजू गॉट डैश डैश, याजू समझिए या इसको राजू समझ लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। राजू गॉट डैश डैश बेस्ट प्रेजेंट, राजू गॉट डैश डैश बेस्ट प्रेजेंट, राजू गॉट ए बेस्ट प्रेजेंट, राजू गोस्ट एन बेस्ट प्रेजेंट, राजू गोज द बेस्ट प्रेजेंट या फिर नो आर्टिकल।
तो इसमें थोड़ा सा पर आप माइंड यूज़ कीजिएगा। मैंने अगर आपने पिछला मॉक टेस्ट दिया है तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे बेस्ट है, और बेस्ट है तो मतलब कि ये सुपरलेटिव है, गुड बेटर बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले किस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है वो मैंने पिछले मॉक टेस्ट में बताया था। मैंने बताया तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उससे पहले जो आर्टिकल यूज़ किया जाता है वो द का यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट, ऑल योर आंसर्स वेर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है ऑल योर आंसर्स योर करेक्ट में आपका ये सही पार्ट है और इसको आपको रिप्लेस करना है। किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे? तो योर ऑल आंसर्स ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया ऑल ऑफ योर आंसर्स, ऑप्शन सी में दिया गया है योर एवरी आंसर्स, ऑप्शन डी में दिया है नो इम्प्रूवमेंट। आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा आपका राइट है। तो कौन सा राइट है? ऑल योर आंसर्स वेर करेक्ट। अब इसमें देख सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट भी है, हो सकता है ये सही हो या फिर ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, कौन सा होगा फटाफट बताइए। तो देखिए सेंटेंस आपको क्या करना है, आपको लिखना है और उस पर देखना है कि हाँ ये करेक्ट बैठ रहा है, ये नहीं कुछ भी आपको बोल देना है। योर ऑल आंसर्स आपको देखना है सेंटेंस किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है, मतलब कि किस तरीके से सटीक बैठ रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑल योर आंसर्स वेयर करेक्ट, ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एकदम बिल्कुल भी मतलब कि एकदम बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। अब आपको वन वर्ड बताना है, देख सकते हैं ये वन वर्ड दिया गया है, इसमें वन वर्ड में क्या होगा आंसर आपको बताना है। चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। फीलिंग एनॉयड एट द साइट, एनॉयड का मतलब क्या जानते हैं? एनॉयड परेशान करना, तंग करना, उस टाइप से। एनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, राइट, अनफेयर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बर्ताव वगैरह होता है, समझते हैं। हाँ, बात करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इनडिफरेंट, इंडिस्पोज, इंडिग्नेंट और इंडिगेंट। ओके, तो कौन सा राइट हो जाएगा आपको बताना है, 6 का कौन सा सही होगा। तो फीलिंग अनॉयड एट दिस साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट का एडजेक्ट जो आपका होता है वन वर्ड जो होगा वो क्या होगा? वो होगा इंडिग्नेंट, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 7 में चेंज द वॉइस, वॉइस आपको चेंज करना है। ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। अब आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या होगा? देखिए पैसिव वॉइस मैंने कई बार आपको, अगर आपने 4 मॉक टेस्ट देखा है तो चारों में मैंने बता रखा है किस तरीके से आपको पैसिव वॉइस को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इस टाइप से आपको चेंज करना है। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिएगा तो आप आराम से टिक कर दीजिएगा। मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको माई प्रपोजल है, तो माई प्रपोजल आपका देख सकते हैं किस में है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्ट टू बाय हिम, बी में दिया है द ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल विल कम फ्रॉम हिम, हिज ऑब्जेक्शन विल बी टू माई प्रपोजल, ऑप्शन डी है देयर विल बी एन ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल बाय हिम। देखिए बहुत टाइम होता है कि बीच का ना बन के कहीं का यहाँ से भी उठ जाता है, बट यहाँ इस सेंटेंस में जो दिया गया है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि माई प्रपोजल यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद विल है तो विल के साथ विल भी यूज़ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का वर्ब 3 यूज़ होगा, ऑब्जेक्टेड टू, और उसके बाद यहाँ पे टू है टू, और उसके बाद बाई और ही का हिम, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए इसमें क्यों इसमें हिज दिया गया है, एक इनकरेक्ट है। द ऑब्जेक्शन टू माई, द ऑब्जेक्शन कहाँ से आ जाएगा भाई साहब? देयर विल बी का क्या चांस है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है, जबकि पैसिव वॉइस आपका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। यहाँ पे दिया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब आप समझते हैं तालमेल, सहमति, कोई आपको एग्रीमेंट करना। ओके, एग्रीमेंट होता है ओके किस चीज़ का एग्रीमेंट? और ऑप्शन ए में दिया है डिसलोकेशन, ऑप्शन बी में दिया है डिस्कॉर्ड, ऑप्शन टर्बुलेंस सी में, और फ्रैगमेंटेशन। तो आपका कौन सा आंसर एग्रीमेंट का एकदम करेक्ट एंटोनिम बताना है, सिनोनिम्स नहीं बताना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए बताते हैं कौन, देखते हैं सबसे पहले कौन। तो एग्रीमेंट का मतलब सहमति होता है, और उसका एंटोनिम उस टाइप से अगर देखा जाए तो ये डिस्कॉर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनिम। ओके,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, तो आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम बताया। जेनेसिस ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, आपने देखा होगा शायद, जो बैच वाले बच्चे उनको मिला होगा ये। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है स्टाइल, ऑप्शन बी में है बिगिनिंग, ऑप्शन सी है मूवमेंट, ऑप्शन डी है रिलेवेंट। अब क्या होगा जेनेसिस का मतलब? जेनेसिस इसका आपको बताना है। सिनोनिम्स ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है एग्जाम में बच्चे सारे सिनोनिम ही करके आ जाते हैं। ओके, क्योंकि उसका मीनिंग एग्जैक्ट आता है और टिक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है। ओके, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि सिनोनिम है कि एंटोनिम है। तो ये है आपका सिनोनिम 9 का। तो 9 का आंसर क्या होगा? जेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब होता है शुरू करना, मतलब कि बिगिनिंग हो जाएगा, जो कि अपना बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। और प्रीपोजिशन ये मैंने करा रखा है आपको, अगर आपने देखा है तो। ऑल ऑफ ए सडन फायर ब्रोक डैश डैश इन माई रूम। ऑल ऑफ ए सडन फायर ब्रोक डैश डैश इन माई रूम। ऑप्शन ए में दिया अवे, ऑप्शन बी में दिया इन, ऑप्शन सी में दिया है डाउन, ऑप्शन डी में दिया है आउट। ओके, ऑल ऑफ ए सडन फायर ब्रोक इन माई रूम, अवे इन डाउन आउट। ओके, तो चलिए 10 का क्या आंसर होगा? आपका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन फायर क्या होता है आप जानते हैं? सडन और अचानक। और तो ब्रोक डाउन होगा? नहीं भाई साहब। ब्रोक इन? नहीं। ब्रोक अवे? नो भाई साहब। ब्रोक आउट इन माई रूम। ओके, क्या होगा? ब्रोक आउट। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच। ओके, थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी द फॉलोइंग मंडे एंड आस्क इफ आई 1 o'clock 10 नहीं, 1 o'clock suited him। इसका बताना है आपको क्या चीज़? इसका बताना है आपको किसका क्या? इसका बताना है डायरेक्ट स्पीच। ओके, 11 का। तो चलिए 11 पे चलते हैं। और 11 के में क्या दिया है आपका? इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। और डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं क्वेश्चन नंबर में 11 में। और 11 में चलेंगे। 11 में दिया है ऑप्शन ए में थॉमस सेड टू एंडी आई विल मीट यू द फॉलोइंग मंडे विल आई है कि 1 है 1 o'clock suit you। क्वेश्चन में दूसरा में दिया है बी में थॉमस सेड टू एंडी यहाँ पे देखिए एंडी 2 बार हो गया है। आई वुड मीट यू द फॉलोइंग मंडे विल 1 o'clock suit you। ओके, ठीक है। सी में चलते हैं। थॉमस सेड टू एंडी आई एम गोइंग टू मीट यू द फॉलोइंग मंडे डॉज 1 o'clock suit you। डी में दिया है थॉमस सेड टू एंडी आई विल हैव टू मीट यू द फॉलोइंग मंडे इज 1 suiting you। ओके, तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा। तो मैं बता दूं 11 का आपका आंसर देखिए यहाँ पे 2 बार एंडी आ गया। और सेंटेंस में इसमें कहीं एंडी है क्या? इसमें देखिए यहाँ पे एंडी एक ही है, यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो एंडी डबल है। तो ये आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस बताना है इसमें। यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। अब इसमें ये सेंटेंस दिया गया है तो इसका आपको नहीं बताना है। यहाँ पे जो किया गया है टू द लेटर का मतलब आपको बताना है कि एडम्स एंड फ्रेज टू द लेटर का मतलब क्या होता है। टू द लेटर का सेंटेंस से आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिएगा तो आप इसको टिक कर जरूर कर दीजिएगा कि इसमें आखिर होगा क्या। ओके, तो मैं बता दूं आपको टू द लेटर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है अबाउट राइटिंग लेटर्स, ऑप्शन बी में दिया है रिटन इन द लेटर, ऑप्शन सी में दिया है इन एवरी डिटेल, और ऑप्शन डी में दिया है वेरी थॉटफुली। तो चलिए आप देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। इस क्वेश्चन में आपका बताना है टू द लेटर का एडम्स एंड फ्रेज। तो चलिए मैं बता देता हूँ 12 का क्या होगा। तो 12 का मतलब कि टू द लेटर का यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। तो यहाँ पे क्या होगा? इन एवरी डिटेल क्या हो जाएगा? टू द लेटर का मतलब होता है इन एवरी डिटेल। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये अगर सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है।
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया गया है कि आपका चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन each blank. Choose the correct form of the verb to fill in each blank. ऑप्शन ए में दिया if he worked hard he would have dash dash good marks. ओके, if he worked hard he would have dash dash good marks. ऑप्शन ए में दिया है secure, ऑप्शन बी है securing, ऑप्शन से secured, ऑप्शन बी है been securing. ओके, अब देखें यहाँ पे would have दिया है, तो would have के साथ क्या लगाएंगे, secure, securing या फिर secured या फिर been securing good marks. ओके, तो बताना है कि क्या होगा आंसर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं हैव लगा है, वुड हैव लगा है, तो वुड हैव के बाद आपका कौन सा यूज़ करेंगे, तो वुड हैव के बाद V3 का यूज़ किया जाएगा, वर्ब 3 का, और वर्ब 3 यूज़ करेंगे तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा, सी, सेक्योर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइस विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ओके, एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ही फिनिश्ड फर्स्ट डैश डैश ही बिगेन लेट, ही फिनिश्ड फर्स्ट डैश डैश ही बिगेन लेट। ऑप्शन ए में दिया है बट, बी है थॉ, सी है सिंस, ऑप्शन डी है येट। ही फिनिश्ड फर्स्ट डैश डैश ही बिगेन लेट। आपको बताना है 14 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, ही फिनिश्ड फर्स्ट क्या होगा बट होगा, लेकिन ही बिगेन लेट, लेकिन ही बिगेन नहीं भाई साहब, येट नहीं। सिंस का कब यूज़ करते हैं, सिंस फॉर का एक दिन हम आपको पढ़ा देंगे, सिंस कब यूज़ किया जाता है, फॉर की यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तो हो जाएगा ही फिनिश्ड फर्स्ट ही बिगेन लेट। ओके, यहाँ पे हो जाएगा थॉ, क्या होगा, थॉ होगा, राइट, थॉ होगा कि क्या होगा, चलिए बताइए, थॉ होगा कि क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, चलिए ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ओके, कमेंट सेक्शन में चलिए बताते हैं, सबसे पहले कौन बताते हैं, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे पैसेज नहीं बता रहे, पैसेज आपको एक दिन कराएंगे। पैसेज मिनिमम सारे बच्चे, मतलब मैक्सिमम हर बच्चे जो हैं कर लेते हैं पैसेज का भी क्लास लगा दिया जाएगा। और चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। क्वेश्चन दिया है ही इज डैश डैश फॉर द इलेक्शन। इसमें दो ही ऑप्शन है, एंड कैनवैसिंग। ओके, और इसमें कैनवैसिंग में अंतर क्या है, इसमें डबल एस है, इसमें सिंगल एस है। कौन सा आंसर होगा आपको बताना है 15 का, राइट। चलिए, दो ही ऑप्शन है, दो ही में आपको बताइए, ही इज़ फॉर द इलेक्शन डैश डैश। तो आपका कैनवैसिंग, ये वर्ड भी नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। कैनवैसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 14 का आंसर आपको बताना है कि बट होगा कि थॉ होगा कि सेंस होगा कि आपका येट होगा। ओके, और ये थे 15 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको करने हैं। और अगर ये करिएगा तो पैसिव और आपका टेंस जो है ये सुधरता चला जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सच में ही सपना है कोस्ट गार्ड में जाना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन प्रेस कीजिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहीं पे अपडेट आपको मिलते रहता है। ओके, बता दूं कोई बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में आपका डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पर जरूर मैसेज करें। एंड किसी को पेमेंट वगैरह का भी दिक्कत है, पैसे वैसे की कमी है, तो वो भी मैसेज जरूर करें, आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।